नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, जिसमें आवर्तों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। अगर वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार, त्रिज्या, आयतन, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ता है। यानी याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार, त्रिज्या, आयतन, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। वही वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, त्रिज्या, आयतन, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? घटता है। यानी बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड का प्राकृतिक क्षारीय होती है, लेकिन वही अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति बोलेगा तो क्षारीय, अधातु के कहेगा तो कैसा होती है? अम्लीय होती है। अगर बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है? बढ़ता। विद्युत धनात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। यानी विद्युत धनात्मकता बढ़ने के मतलब हो गया कि धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ने का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्राकृतिक क्या होंगे? बढ़ेंगे। यानी देखना है कि पांचवें वर्ग में सबसे नीचे जो तत्व होंगे वही क्या होंगे? आंसर होंगे। तो अगर पांचवें वर्ग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना होते हैं? 7 होते हैं। दूसरे नंबर फास्फोरस, जिसकी परमाणु संख्या 15 होता है। तीसरा नंबर पर आर्सेनिक, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वही चौथे स्थान पर आते हैं एंटीमनी, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 51 है। वही पांचवें हैं बिस्मथ, जिसकी परमाणु संख्या 83 होती है। यानी सबसे नीचे कौन आते हैं? बिस्मथ हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बिस्मथ होगा। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मथ होगा। अगर बात करें एल्युमिनियम, जिंक, लेड का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। यानी एल्युमिनियम का, जिंक का, सीसा का ऑक्साइड कुछ है कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों के नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरों में क्या होते हैं? डुबाया गया। नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास रखी दिग्विजय सूची विक्षेपित होंगे? यानी दिक् के सूचक सुई विक्षेपित होंगे किसमें? लवण के विलयन में। यानी केवल ऑप्शन में लवण के विलयन में ही विक्षेपित होंगी, क्योंकि लवण का जो विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। यानी कहने का मतलब है द्विक सूचक सुई विक्षेपित करने के लिए, यानी जिस दौरों में हम डुबो रहे हैं वो विद्युत का सुचालक होना चाहिए। किरोसिन की बात करते हैं, आंसू की बात करते हैं और चीनी के विलयन की बात करते हैं तो यह विद्युत का कुचालक होती हैं। इसलिए इसमें डूबने पर द्विक सूचक सुई विक्षेपित नहीं होंगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चांदी का क्या हो जाएगा? Ag, यानी एक का कितना हो जाएगा? 2, एक का 2। सोना का Au, पारा का कह देगा Hg, वही सीसा कह देगा तो क्या हो जाएगा? सीसा का Pb, सीसा का हो जाएगा। और Sn टीन का है। तो मिलाएंगे 2 4 5 1, 2 4 5 1, यानी ऑप्शन में कितना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समूह संबंधित है। मानव समूह किससे संबंधित है? तो मानव समूह जो है कार्डेटा के अंतर्गत मैमल्स में आता है। यानी मानव जो आता है कार्डेटा समूह के अंतर्गत मैमल समूह में आता है। तो याद रखेंगे मानव किस में आएगा? कार्डेटा के मैमल समूह में आता है। मैमल्स भी 3 भाग में बांटा गया है, प्रोटीथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। यूथेरिया में मानव आता है। प्रोटोथेरिया में वैसे मैमल्स आते हैं जो अंडा देते हैं, मात्र 2 हैं, एकेडेना और प्लेटियस। कौन कौन है? एकेडेना और प्लेटियस, ये 2 हैं जो अंडा देते हैं। और ये क्या है? मैमल्स में आते हैं। मैमल्स के किस में? प्रोटीथेरिया में। वही मेटाथेरिया मैमल्स का दूसरा भाग है।
इसमें क्या होते हैं, वैसे जीव इसमें आते हैं जो अधिपक्व बच्चा का जन्म देते हैं, यानी अविकसित बच्चा का जन्म देते हैं। इसमें आते हैं कंगारू। इसमें कौन आते हैं, कंगारू। और तीसरा होता है यूकिथेरिया। इसमें वैसे जीव आते हैं जो अपने बच्चे को विकसित रूप से जन्म देते हैं। इसमें मनुष्य आता है, यानी मनुष्य किस फाइलम में आता है, कार्डेटा के अंतर्गत मैमल्स। मैमल्स में किस में, यूथेरिया में आता है। वही कहें तेलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, खटमल आदि, ये सब किस में आते हैं, ये सब के सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रुप होता है आर्थ्रोपोडा। वही केंचुआ की बात करें, जोंक की बात करें, नेरिस की बात करें, तीनों के तीनों एनेलिडा के सदस्य हैं। एनेलिडा में कौन कौन आता है, केंचुआ, जोंक, नेरिस। केंचुआ, जोंक, नेरिस एनेलिडा में आते हैं। वही घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, ये सब मोलास्का के सदस्य हैं। इसके सदस्य हैं, मोलास्का के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती। तो डेंगू फैलता है, फाइलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी निद्रालु रंग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, यानी कहने का मतलब नींद की बीमारी। नींद की बीमारी किस मच्छर काटने से नहीं होता है। अगर कह दें कि सोने की बीमारी, जिसे निद्रा रोग कहते हैं, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा, यानी सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। वही कह दिया जाए किस मक्खी के काटने से होता है, तो हो जाएगा सीसी मक्खी के काटने से होता है। यानी याद रखना है कि निद्रालु रोग यानी सोने का जो बीमारी है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। वही कहेगा किस मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है। वही अगर मलेरिया कह दें किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया याद रखेंगे, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किस मच्छर काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। वही फाइलेरिया कहेंगे किसके काटने से होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से। फाइलेरिया किसके कारण होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। यानी इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस। अगला, भारत में मानव समय उस मानक याम्योत्तर में रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है। यानी याद रखेंगे भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। यानी कहने के मतलब भारत का जो मानक समय है किस देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यानी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर कहा जाए कि भारत का मानक जो समय रेखा है यानी IST का स्थापना कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। कब किया गया था, 1947। और भारत का जो मानक रेखा है कुल कितने राज्यों से गुजरती हैं, 5 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी के अंदर सेल मूल का शीतलन या घनीभूत से क्या बनती है। यानी कहने के मतलब है कि मैग्मा यानी सेल मूल यानी मैग्मा के शीतलन घनीभूत से बनती है। भूप्रपट्टी के अंदर कह रहा है, अंतर कहेगा तो प्लूटोनिक रॉक बनता है, यानी पतालीय चट्टान का निर्माण होता है। वही इसके बाहर निकल जाने के बाद अगर वो जमता है तो किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है, तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी अंदर अगर जम गया तो किस प्रकार का, पतालीय चट्टान का निर्माण करेगा, जिसे प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है। वही बाहर मैग्मा निकलने के बाद अगर शीतलन यानी घनीभूत होता है तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगर कहा जाए ज्वालामुखी के समय सर्वाधिक क्या निकलता है, तो जल वाष्प निकलता है। ज्वालामुखी के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, जल वाष्प निकलता है। और भूप्रपट्टी जो होता है मुख्यतः बेसाल्ट प्रकार के चट्टान से बना होता है।
भूपर पट्टी यानी पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग मुख्यतः किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। और अगर कहा जाए कि आग्नेय चट्टान में कौन कौन आता है, तो ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, पेग्माटाइट आता है, डायोराइट आता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट। वही कहा जाए खनिज तेल किस प्रकार का चट्टानों में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टान मिलते हैं, और अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपासी वर्षा मेघों के गिरने वाली बर्फ को दृढ़ गोलियां को क्या कहा जाता है, तो उसे ओला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ओला कहा जाता है। यानी कपासी वर्षा मेघों में से गिरने वाली बर्फ के दृढ़ गोलियां को क्या कहा जाता है? ओला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओला कहा जाता है। इसकी बात करते हैं, कपासी बादल चपटे आधार वाले और शीर्ष गुंबदनुमा होते हैं। याद रखेंगे, कपासी जो बादल होते हैं चपटे आधार वाले तथा शीर्ष कैसा होता है? गुंबदनुमा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की कौन सी जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो हरमुज जल डमरू मध्य क्या करता है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। अगर कहेंगे अलग किसे करता है, तो किसको? ओमान को ईरान से करता है। यानी हरमुज जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो ओमान की खाड़ी को और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। अगर अलग करने की बात करेंगे तो ओमान को ईरान से अलग करता है। वही पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू किस किसको करता है? पाक जल डमरू भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। जोड़ने की अगर बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। वही बाब अल मंडेर जल डमरू मध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। बाब अल मंडेर जल डमरू लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। अगर अलग करने की बात करें तो यमन को जिबूती से अलग करता है। वही सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया में स्थित है। अगर लजोन जल संधि कहा जाए तो दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। अगर अलग करने की बात करें लुजोन जल संधि किसको किसको अलग करती है? ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। लुजोन जल संधि किसको किसको अलग करता है? ताइवान को फिलीपींस से। अगर जोड़ने की बात करेंगे तो दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ता है। वही फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और यूएसए को क्यूबे से क्या करता है? अलग करता है। वही जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दैनिक तापांतर उच्चतम होता है? तो ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन समुद्री तट क्षेत्र के दैनिक तापमान कम होता है। तो मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ये सब समुद्र के किनारे हैं, इसलिए इसका दैनिक तापांतर क्या होंगे? निम्न होंगे। अगर कहा जाए वही रेगिस्तानी क्षेत्र का तापांतर अधिक होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र का तापांतर क्या होता है? अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहा जाता है? उसे स्थल संयोजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थल संयोजक। यानी दो विशाल भू क्षेत्र को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहेंगे? स्थल संयोजक कहते हैं। वही अगर कह दे कि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने वाली तथा दो स्थलों को अलग करने वाले को क्या कहा जाता है? जल संधि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहा जाता है। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, बलित पर्वत बनने का कारण क्या है? बलित पर्वत बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न। यानी संपीड़न, क्षैतिज संपीड़न के कारण ही बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। और बलित पर्वत का निर्माण प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पर आधारित है। अब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत 1960 में हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। याद रखेंगे, हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का व्याख्या 1960 में किया था। और कहा जाए बलित पर्वत के उदाहरण में कौन कौन है? हिमालय हैं, आल्पस है, यूराल पर्वत हैं, रॉकेज है, एंडीज है। ये सब क्या है? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन क्वेश्चन कह देगा कि सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत कौन है? तो भारत का अरावली पर्वत है।
भारत का अरावली पर्वत सबसे क्या है, सबसे पुराना कह सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि सबसे क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। अगर बात करते हैं प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था, हैरिस ने दिया था। कब दिया था, 1960 में दिया था। वही कहेगा भू संतति का सिद्धांत किसने दिया था, पर्वत निर्माण के भू संतति का सिद्धांत तो कोबर ने दिया था। वही कह देगा रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पभूति वंश के संदर्भ में विचार करें। पुष्पभूति वंश के संदर्भ में क्या करें, विचार करें। पहला कह रहा है कि पुष्पभूति वंश का प्रारंभिक राजधानी कनौज था, नहीं थानेश्वर था, ये गलत है। पुष्पभूति वंश के प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र 1 पुत्री थी, नहीं प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र 1 पुत्री थी। हर्षवर्धन के सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, ये बात सही है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, यानी 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर पुष्पभूति वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन थे, पुष्पभूति थे। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्पभूति थे। और पुष्पभूति के बेटा थे प्रभाकर वर्धन, जिसके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे, और 1 पुत्री राजश्री थी। इसमें याद रखना है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय हराया था। और बाद में चलकर पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन ने कनौज को क्या किया था, अपना राजधानी बनाया था। बाद में चलकर किसने, हर्षवर्धन ने पुष्पभूति वंश का राजधानी किससे बनाया था, कनौज को बनाया था। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। अगर कहा जाए कि हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे वानभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी का रचना किया था। यानी आपको याद रखना है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, वानभट्ट थे, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। और हर्षवर्धन किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और पुष्पभूति वंश के संस्थापक कहेगा था पुष्पभूति थे, जिनके पुत्र का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन थे। अब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, 1 पुत्री हुई राजश्री। इसलिए इसका आंसर 3 और 4 होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन जो दिल्ली की अपनी राजधानी एक ऐसे शहर से ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया। यानी कहने का मतलब आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो वो बनाया था सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना कहा जाएगा किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। कब किया था, 1504 में। और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। और सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी नामक भूमि माप की शुरुआत की थी। कहने का मतलब भूमि माप के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखा करता था, तो सिकंदर शाह लोदी ने लिखा करता था। और सिकंदर शाह लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर उसके पत्थरों को क्या दे दिया, कसाईयों को दे दिया मांस तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, होम रूल लिंग की स्थापना कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था होम रूल लिंग की स्थापना। होम रूल लिंग की स्थापना भारत में लोकमान्य तिलक के द्वारा पुणे के क्षेत्र में अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। वही कहा जाए कि मद्रास के क्षेत्र में सितंबर 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। यानी कहने का मतलब अप्रैल 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना पुणे के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। वही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के क्षेत्र में किया गया। लेकिन क्वेश्चन कहा दिया जाए कि भारत में होम रूल लिंग के जनक किसे कहा जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है। किसे माना जाता है, भारत में होम रूल लिंग की जनक किसे माना जाता है, एनी बेसेंट को माना जाता है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक
पत्रिका को क्या किया था, संपादित किया था। यानी एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका को क्या किया था, शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, गलत है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित था, सही बात है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति के परिवर्तन से संबंधित है, गलत है, ये गलत है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया था, जो सहकारी समिति से संबंधित है, ये बात सही है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था, जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, बात सही है। यानी गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित था, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, और जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित था, तो राज्यों के पुनर्गठन, जिसके तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगर बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, और साथ ही साथ एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का के लिए बन सकते हैं। ये सब किससे, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में का 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या है। अगर बात करते हैं कि वस्तु का घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है वस्तु का कुल आयतन बटा वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन। तो बस कोई चीज़ अपने आप में एक होता है, तो वस्तु का कुल आयतन अपने आप में एक है, 1/5 उसका डूबा हुआ है, तो 1/1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। इसका 5 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर जल का महत्व कहेगा महत्तम घनत्व कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का महत्तम घनत्व कहेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अपेक्षित घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व, और घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग की लंबाई क्या होती है, तो 0.4 माइक्रोन होती है, 0.5 माइक्रोन होती है। अगर क्वेश्चन का है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। वही दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कहा जाए तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। यानी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कहेगा कितना से कितना का रेंज के बीच होता है, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, उदासीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा। यानी जब एक साबुन के बुलबुले पर आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कहा जाए साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल से साबुन घोलने पर उसकी पृष्ठ तनाव क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी साबुन का बुलबुला बनने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव का कम हो जाना, पृष्ठ तनाव का कम हो जाना। और पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई क्या होती है, पानी में तैरती है, पानी में तैरती है। अगर कहा जाए कि पृष्ठ तनाव बढ़ने से तापमान क्या होता है, घटता है, तापमान के घटने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है। याद रखेंगे, इसका मतलब यह हो गया किसी द्रव के तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। अगर तापमान को कम करेंगे पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। यानी पृष्ठ तनाव तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ और वेद दिया हुआ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कौशितकी, यानी 1 का 3। वही सामवेद का कहेगा
सामवेद का हो जाएगा पंचविश, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपत और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 4 से एक ही शुरू है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, उपवेद 4 हैं, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांत की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन दर्शन की संख्या कह देगा कितनी है, तो 6 दर्शन है। अगला क्वेश्चन, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन किया था, तो उदयादित्य ने क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। और कहेगा परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी। इसकी राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी। और इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। अगर बात करते हैं परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, राजा भोज। यानी परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भोज थे, जिन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया था। और राजा भोज ने कविराज की उपाधि भी धारण किया था। और राजा भोज ने धारापुरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था। यानी राजा भोज के याद रखेंगे, परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा था, जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया, कविराज की उपाधि धारण की, साथ ही साथ धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण किया था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, बल्लाजी विश्वनाथ। बल्लाजी विश्वनाथ क्या था, प्रथम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति के भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियुक्ति में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। नियुक्ति में भेदभाव को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ बंगाल के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति किया गया। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा योग्यता को नौकरी के आधार बनाया गया। यानी कहने का मतलब योग्यता के आधार पर नौकरी दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1843 में एलन ब्रो ने दास प्रथा का अंत किया था। तो याद रखेंगे, दास प्रथा का अंत 1843 में किसके द्वारा, एलन ब्रो के द्वारा। किस एक्ट के तहत, तो 1833 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया। वही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो राजनीतिक मामले को देखता था। वही 1853 के चार्टर द्वारा क्या खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया। याद रखेंगे, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष कहाँ से संभाली थी, किस देश से संभाली थी, तो हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ से हो जाएगा, सिंगापुर। यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन की बात करेंगे 1942 में कैप्टन मोहन सिंह। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार का भी निर्माण किया था, स्थापना किया था। और कहा जाए सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या रखा, स्वराज द्वीप रखा था। और जापान के सहयोग से अंडमान निकोबार पर अधिकार किया था। याद रखेंगे, अंडमान निकोबार पर अधिकार सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के सहयोग से किए थे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। अगर बात करें 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो रंगूर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। यानी राष्ट्रपिता सर्वप्रथम महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने रंगूर से संबोधित करते हुए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से लिया, तो लाहौर अधिवेशन। यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो लिया गया
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। और दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसने कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया था। कांग्रेस ने अपना क्या बनाया था? लक्ष्य बनाया था। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ। वही दांडी यात्रा की शुरुआत की बात करें तो 12 मार्च 1930 को, जो 5 मार्च 1930 तक चला था, जस्ट उसके एक दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, सही है। रामकृष्ण मिशन मठ स्वामी विवेकानंद 1887, सही है। गदर पार्टी हरदयाल 1913, सही है। लेकिन पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, गलत है। पूना सार्वजनिक सभा के गठन एमजी रनाडे ने किए थे। एमजी रनाडे किए थे। वही सर्वेंट ऑफ इंडिया कहेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। गदर पार्टी कहेगा कि अध्यक्ष संस्थापक कहेगा तो सुहन सिंह भाखना होगा। अब पूना सार्वजनिक सभा कहेगा तो एमजी रनाडे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। वही इंडिया लिंक कहेगा तो शिशिर कुमार घोष। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी कहेगा तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। वही कोयला नदी कहेगा तो राइन नदी को। तेल का नदी नाइजर नदी को। पश्चिम का बेबीलोन कहा दिया तो रोम को। पूर्व का मोती श्रीलंका। लिली का देश कनाडा। 5 सागरों का पतन कहेगा तो मॉस्को। नदियों का देश कहेगा तो बांग्लादेश। क्वीन ऑफ डेक्कन कहेगा तो पुणे। और भारत का डेट्राइट कहेगा तो पीथमपुर। कौन हो जाएगा? पीथमपुर। अगला, निम्नलिखित में से संसद के वित्तीय समिति में कौन कौन शामिल है? तो लोक लेखा समिति शामिल है, प्राक्कलन समिति शामिल है और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 टोटल लोकसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। अगर बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में जॉन मथाइल समिति के सिफारिश पर हुआ था। वही कहा दिया जाए सरकारी उपक्रम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति का सिफारिश पर 1963 में हुआ था। यानी याद रखेंगे 1963 में सरकारी उपक्रम समिति किस समिति के सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। वही 1950 में जॉन मथाइल समिति के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति के क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। वही कहेंगे कैग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। और कैग जो होता है लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि किसी राज्य का विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो चुनाव नहीं होगा, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया संबंधित है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इसका चर्चा है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं तथा राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य उसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वही राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वही कह दिया जाए कि अनुच्छेद 72 के तहत अपराधी आप मैंने क्या कर सकते हैं? माफ़ करने के माने कहने का मतलब अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड की क्षमा करने तथा उसे प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्रदान किया गया। यानी दंड के क्षमा
क्षमा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के? अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के? अलकनंदा। और अलकनंदा सतोपत हिमानी से निकलती है। याद रखेंगे, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से निकलती है। वही लखनऊ गोमती नदी। कटक किस नदी के? महानदी। अहमदाबाद साबरमती। अयोध्या कहेगा तो सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है। वही लुधियाना तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। वही जमशेदपुर कहेगा तो स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर कहेगा तो स्वर्ण रेखा नदी। अगर कहेगा टेम्बोलो स्थलाकृत का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? टेम्बोलो जो होता है वो सागरीय स्थलाकृत के निर्माण होता है। किसके द्वारा? सागरीय स्थलाकृत का निर्माण करता है टेम्बोलो। अगर वही बात करेंगे लोएस किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पवन के द्वारा निर्मित होता है। वही यारडंग कहेगा तो यारडंग किसके द्वारा निर्मित होता है? ये भी पवन के द्वारा निर्मित होता है। यानी यांगडंग लोएस दोनों को दोनों किससे? पवन से। वही फियोर्ड कह देंगे किससे निर्मित होता है? तो हिमनद से निर्मित होता है। फियोर्ड किससे? फियोर्ड हिमनद से निर्मित होता है। लोएस कह देगा, यारडंग कह देगा, ये किससे निर्मित होता है? पवन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में स्थित हुआ था। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था 2002 में। वही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था। अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश को अंध महासागर कहा जाता है। वही कहेगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है? तो केप टाउन है। लेकिन वही कार्यपालिका राजधानी कहेगा तो प्रिटोरियो। अगर कार्यपालिका राजधानी कहेगा साउथ अफ्रीका का तो प्रिटोरियो, अगर राजधानी कहेगा तो केप टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। अग्निद्वीप कहेगा तो आइसलैंड। पवित्र पर्वत कहेगा तो फ्यूजियमा। पवित्र पर्वत कहेगा तो फ्यूजियमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा जाता है तो वह तेल दाब आरोपित करेगा किधर? तो सभी दिशाओं में करेगा। किस दिशा में करेगा? सभी दिशाओं में करेगा। यानी याद रखेंगे कि तरल के दाब से संबंधित नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। और द्रव के समान लंबवत गहराई पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। सभी दिशाओं में क्या होती है? समान होती है। और द्रव की गहराई जैसे जैसे बढ़ती है दाब का मान क्या होते हैं? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? इसमें वेग की वृद्धि होती है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसके तरंग और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है। डी में है इसकी तरंग आवृत्ति दोनों की कमी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी याद रखना है कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ता है तथा तरंग दैर्घ्य का मान भी बढ़ता है। यानी सघन से विरल में जाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा। जब विरल से सघन में आएंगे तो वेग भी घटेगा, तरंग दैर्घ्य भी घटेगा। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। याद रखेंगे, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समुच्चय को निरूपित करता है? माने कहने के बाद जितने हैं सबके सब मिश्रण को ही क्या करते हैं? संबोधित कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इसमें चीनी का सूत्र होता है, ये नहीं होगा। इसमें वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र के पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी में चीनी है, सी में CO2 वायु है, इसलिए CO2 गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल बी होगा। मिश्रण का मतलब जिसका सूत्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के मृदा से अपना प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करता है? यानी पौधा मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करता है? तो विलयन अवस्था में। किस अवस्था में? विलयन अवस्था में प्राप्त करता है। यानी ऑप्शन नंबर, यानी पौधे जो होते हैं मिट्टी से जो भोजन विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं
और क्लोरोफिल सबसे अधिक किस रंग में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहेगा सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। लेकिन सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कहेगा किस में होता है, तो बैगनी रंग में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है, लाल में, सबसे कम कहेगा तो बैगनी में होता है। अगला, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य समुद्र तट सबसे अधिक है, तो गुजरात में है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से के किनारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है गुजरात, दूसरा में है आंध्र प्रदेश। यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा कहेगा तो गोवा हो जाएगा। और कह देगा समुद्री तट के कुल लंबाई कितना है, 75 से 16.5 मीटर। लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कह देगा तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो 75 से 16.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे कह देगा कि लंबी समुद्री सीमा किस देश का है, तो कनाडा का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 55 के ए। यानी संविधान लागू के समय मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में कुल 10 विषय शामिल थे। 11वां विषय 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को शामिल किया गया। यानी कहने का मतलब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कुल कितने प्रकार के, 11। प्रारंभ में कितने थे, एक भी नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो रूस के संविधान से लिया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है। हीरा का खनिजीय बनावट कार्बन से है। किससे संबंधित है, कार्बन से है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फास्टैग का आशय क्या है, तो फास्टैग क्या होता है, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी। और फास्टैग की शुरुआत 2014 में हुआ था, लेकिन संपूर्ण भारत में 2019 से फास्टैग क्या हो गया, लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बहातम अथवा नीले क्षेत्र से संबंधित सही है। यानी कहने के मतलब है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बहातम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। इसका ताप नहीं मापा जा सकता, इसका ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लोहा का प्रयोग करेंगे। वही कहेगा चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आता है, तो लोहा आता है, कोबाल्ट आता है और निकेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो विद्युत धारा का किससे मापते हैं, तो आममीटर से मापते हैं। विद्युत धारा किससे मापते हैं, आममीटर से मापते हैं। वही बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापते हैं। अनीमोमीटर से हवा की गति को, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। माइका किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है। और माइका उत्पादन में विश्व में नंबर 1 अपना भारत है। और अगर राज्यों में कहेंगे तो आंध्र प्रदेश है। राज्यों में कौन है, आंध्र प्रदेश है। हैजा क्या है, तो हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और अगर कह दिया जाए कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं को खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम होता है और कोयला होता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कोयला गैस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर कह दें कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। सबसे कम क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। वही ध्रुव से विषुवत रेखा के जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर
घूर्णन गति पृथ्वी बढ़ा ले तो जी का मान क्या होता है, घटता है। घूर्णन गति कम कर ले तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इंद्रधनुष 2.0 8 बीमारियों के बचाव के किसी सरकार द्वारा देश भर में संचालित एक सघन अभियान है। यानी 8 बीमारियों के लिए टीकाकरण है इंद्रधनुष 2। अगर कहा जाए कि भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 में हुआ था। टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में चालू हुआ था और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में हुआ था। ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? इससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया के बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो चौथा पीढ़ी का है। चौथा पीढ़ी का है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिस मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा स्वीकार किया। एक गलत है। क्या है? यह गलत है। वही कहेगा संविधान सभा में हैदराबाद के रियासतों के 7 सदस्य भाग लिए थे। गलती है, इसमें से एक भी नहीं लिए थे। और संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुआ था, यानी 1 और 4 सही है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा सर्वप्रथम 1940 में किस एक्ट अगस्त प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ था? यानी भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव द्वारा 1940 में लाया था। वही क्रिप्स मिशन द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा। यानी भारतीय जो संविधान होगा संविधान सभा द्वारा निर्मित हो गया। ये किसमें कहा गया? क्रिप्स मिशन द्वारा कहा गया। यानी क्रिप्स मिशन कहा कि जो भारतीय संविधान होगा संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा और भारतीय संविधान भारतीयों को द्वारा बनाया जाएगा, यह अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा कहा गया था। वही भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत स्वतंत्रता के समय कौन थी? हैदराबाद थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी कह देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो अपनी आत्मकथा फारसी में जहांगीर ने लिखा था। किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। याद रखेंगे, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी में लिखा था। लेकिन इसको पूरा किसने किया था? तो इसका पूरा किया था मोती बिंदु खां ने किया था। मोतबिंदु खां ने किया था। यानी कहने के मतलब यह हुआ, तुजू के जहांगीरी की शुरुआत किया था जहांगीर, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया था। इसको पूरा किया था कौन? मोतबिन खां ने किया था। वही क्वेश्चन कहेगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। वही बाबरनामा किसने लिखा? फारसी भाषा में। उसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने। यानी बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो लेखक कहेगा था बाबर। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन फारसी में किसने अनुवाद किया बाबरनामा से? तो अब्दुल रहीम खान। वही कहेगा कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबान है? तो भारत है। कौन है? भारत मेजबानी कर रहा है। वही जीता कौन? जर्मनी। वही उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज और नगर पालिका से है? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज और नगर पालिका से। यानी ऑप्शन नंबर 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। किसकी? चाय की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सीमा गंगा में स्पर्श नहीं करता? तो इनमें से सबसे स्पर्श करता है। यानी बिहार के कुल कितने जिला? 12 जिला। कुल कितने जिला करते हैं? 12 जिला करते हैं।
12 जिला में कौन कौन आ जाएंगे? 12 जिला में हो जाएगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये सब के सब क्या होते हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हैं। मिर्जा गालिब किसके समय था? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय का समय था। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि की बात करेंगे तो सुगौली की संधि मार्च 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि मार्च 1816 में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ था। वही कहेंगे संगोली की संधि कब हुआ था? तो 1750 में। संगोली कहेगा तो 1750, सुगौली कहेगा तो 1816। संगौली की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। धन्यवाद।